यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बीते 10 सालों में भारत ने जो ग्लोबल पावर दिखाई है उसमें भारत के सारे दुश्मन बिलबिला रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तो हमारा पुराना दुश्मन है जो भले ही दुनिया भर में भीख मांगता हुआ अपने बचे खुचे दिन काट रहा, लेकिन आतंकियों को भेजकर भारत को जख्मी करने का उसका अरमान मरते दम तक नहीं छूटता। उधर एक नया दुश्मन कनाडा बना हुआ है जो खालिस्तानियों को अपनी गोद में बैठाकर लोरियां सुना रहा है। और इन खालिस्तानियों का नाम कनाडा से लेकर भारत तक हर जगह भारत विरोधी गतिविधियों में सामने आ रहा है। इन भारत विरोधी गतिविधियों की छटपटाहट से ही भारत के सामने सिक्योरिटी का नया चैलेंज आ खड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखिए, कश्मीर में जैसे ही अच्छे तरीके से चुनाव हुए, पब्लिक ने भर भर के वोट किया, नई सरकार बनी, वैसे ही पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसने यहां आतंकी हमले करवाने शुरू किए। कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने निर्दोषों का खून बहाया। इसी तरह से आप देखिए कि दिल्ली के रोहिणी में एक दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ, उसमें खालिस्तानी एंगल सामने आ रहा है। और यह तब हुआ जब इन्हीं खालिस्तानियों को लेकर कनाडा से भारत का जबरदस्त टकराव चल रहा है। यह तब हुआ जब अमेरिका में बैठे बैठे खालिस्तानी पन्नू धमकियां दे रहा है कि वो कुछ दिन में किसी फ्लाइट को बम से उड़ा देगा। पन्नू की इन धमकियों को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि पिछले कुछ दिन से फ्लाइट में बम होने की अफवाहें लगातार आ रही हैं। और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि कितना बड़ा थ्रेट है कि आप ये सोचें कि भाई धमकी मिल रही है तो हर बार गलत निकल रही है, पता चला किसी एक बार में सही निकल गई, क्या कीजिएगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अभी अभी नई सरकार बनी। पाकिस्तान देखता रह गया और पीएम मोदी के रहते कश्मीर चुनाव में एक परिंदा भी पर नहीं मार सका। यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है क्योंकि वो तो पहले जब चाहता था तब कश्मीर में आतंकी हमले करवा देता था, लेकिन अब पाकिस्तान को लग रहा है कि वो चुनाव में तो कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाया, इसलिए अब वो आखिरी कोशिश करने लगा है कि किसी तरह से कश्मीर का माहौल खराब किया जाए। इसलिए नई सरकार के बनते ही कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हो गया। आतंकियों ने अब्दुल्ला परिवार के गढ़ गांदरबल में बड़ा आतंकी हमला किया। यह हमला कश्मीर में एक प्रोजेक्ट के काम में लगे हुए लोगों पर हुआ। इसमें जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर लोग बाहरी थे, यानी आतंकवादी एक तरफ ऐसे हमले करके बाहरी लोगों को डराना चाहते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर में चल रहे विकास के प्रोजेक्ट्स को रोकना चाहते हैं। गांदरबल हमले में जो लोग मारे गए वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे। मारे गए लोगों में कुछ स्थानीय भी थे, कई अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे। जैसे कैंप में तैनात डॉक्टर शहनवाज जम्मू कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। आर्किटेक्ट शशि भूषण अबरोल कठुआ के रहने वाले थे, जबकि मैकेनिकल मैनेजर अनिल कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर गुरमीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर के थे, जबकि टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे फहीम नजीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम बिहार के रहने वाले थे। इनके अलावा आतंकी हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में घायल लोगों का हाल पूछा। एलजी की तरफ से पीड़ित परिवारों को हर तरफ की मदद का भरोसा भी दिया गया है। हालांकि हमले में मारे गए आर्किटेक्ट शशि भूषण के परिवार से भी एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। वहीं आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। शशि भूषण की मासूम बेटी कह रही है कि आतंकवादी बहुत गंदे हैं, उन्होंने पापा को मार दिया। करवा चौथ पर पति का इंतजार कर रही शशि भूषण की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए एक बार। भैया 6:30 बजे के बाद उनकी वीडियो कॉलिंग से बात की थी भाभी के साथ उन्होंने, उसके बाद उनकी बात नहीं हुई है। ऐसी करवा चौथ किसी बनाए, माता रानी किसी बनाए, ऐसी करवा चौथ क्या बोल सकते हो। बेचारी का पति चला गया, उससे क्या मांग करने, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के। यही बोलूंगी उनको बेचारों को करे कुछ, उनका कमाने वाला तो वही था, प्राइवेट जॉब है और क्या। कोई कमाने वाला नहीं है उनके घर में, छोटी लड़की इतनी है, कैसे खाए, कहाँ से खाएगी। कंपनी वालों ने कोई फोन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। पहले कह रहे थे रात को कोई पता नहीं चलेगा आपको, सुबह पता चलेगा आपको। फिर सुबह आ गया, पेपर में भी आ गया, तो टेलीफोन में भी आ गया। जब गया ना 2 महीने तो गया था वो, उसके बाद में दोबारा भी आना था। लड़की छोटी है, वो कहती है मेरे पापा को फोन कर रही है, पापा उठा नहीं रहे, रो रही है, चीख रही है। घर में वो कोई खाने वाला, कोई बनाने वाला कोई है नहीं, कमाने वाला। लड़का पढ़ने गया बाहर। जम्मू कश्मीर में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आतंकियों का यह पहला बड़ा हमला है।
जिसके बाद राज्य की विकास के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है। भाई आतंकियों को लग रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है कि ये सारे लोग जो बाहर निकले, वोट किया, शांति से वोटिंग हो गई, वो इसीलिए किया ना क्योंकि उनको लग रहा है कश्मीर में चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रहा है, कश्मीर में विकास हो रहा है, तो विकास को टारगेट करो। हमले में मारे गए 7 लोग जिस जेड मोड टनल में प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। यह टनल गांदरबल जिले में गगनेर को सोनमर्ग से जोड़ती है। टनल के आकार की वजह से इसे जेड मोड टनल कहा जाता है। 2600 करोड़ की लागत से तैयार हो रही करीब 6.5 किलोमीटर लंबी इस टनल का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। इसका मकसद श्रीनगर और कश्मीर के बीच पूरे साल कनेक्टिविटी को बनाए रखना है। यह टनल रणनीतिक तौर पर भी काफी अहम है क्योंकि इसके चालू हो जाने से श्रीनगर और करगिल के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। साथ ही श्रीनगर से लेह के बीच की यात्रा में लगने वाले समय में भी काफी कमी आ जाएगी। इसलिए इस टनल के निर्माण से पाकिस्तान और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और उन्होंने इस अहम प्रोजेक्ट से जुड़े वर्कर्स को निशाना बनाया कि भाई लोग डर जाएं, वर्कर डर जाएं और इसमें काम ही रुक जाए। आतंकी हमले में मारे गए कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज के परिवार पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बेटे का कहना है कि वो उन्हें आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन आतंकियों ने वो सपना चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर शाहनवाज के बेटे को सुनिएगा। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है, मैं आपको एक आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं, मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। आप सोचिए क्या हालत हो गई है कि इस तरह से आम लोगों को भी आतंकी टारगेट कर रहा है। उधर दिल्ली ब्लास्ट में खालिस्तानी एंगल ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब इंडिया और कनाडा के बीच खालिस्तानियों को लेकर टकराव चल रहा है। जब यह अफवाह फैली हुई है कि भारत कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक एक एक कर खालिस्तानियों को निपटा रहा है। इन सब के बीच अमेरिका में खालिस्तानी पन्नू भी एक्टिव हो गया है। इंडियन फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां दे रहा है। मतलब आप सोचिए, इस आदमी को अमेरिका बचा रहा है, फिर तो यह अमेरिकी आतंकवादी हुआ। कौन ऐसी बात करता है कि हम उड़ा देंगे फ्लाइट को। पन्नू कह रहा है कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया के फ्लाइट्स पर हमला हो सकता है। इंटरनेशनल पैसेंजर 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया के विमानों में यात्रा न करें। यह क्या किसी नॉर्मल आदमी के लक्षण है क्या, जिस तरह की ये बातें कर रहा है। और अमेरिका जो है वो कह रहा है कि इस हमारा नागरिक पे हमला क्यों गया। अबे तुम्हारा नागरिक कर क्या रहा है, ये नहीं दिख रहा तुमको? ये नागरिक है या टेररिस्ट है? तो तुमको तो पहले तुमको ही इसको ठोक देना चाहिए था। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर हमले की धमकी दी। पिछले साल भी नवंबर में पन्नू ने धमकी का एक वीडियो जारी किया था जिसमें दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम बदलने और 19 नवंबर को इसे बंद करने की धमकी दी थी, जो बाद में अफवाह साबित हुई। लेकिन आप सोचिए, पन्नू अमेरिका में बैठकर धमकियां दे रहा है और अमेरिका खामोशी से देख रहा है। इसी तरह से पन्नू का दावा था कि वो कनाडा के पीएम से सीधे संपर्क में था, लेकिन जब ऐसे खालिस्तानी आतंकियों को पालने पोसने के लिए कनाडा को भारत आईना दिखाता है तो कनाडा को बड़ा बुरा लग जाता है कि अरे कैसे आपने जो है ये कह दिया, वो कह दिया। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रह चुके संजय कुमार वर्मा ने बड़ा बयान दिया। कनाडा छोड़ने से पहले दिए एक इंटरव्यू में संजय कुमार वर्मा ने कनाडा की ट्रूडो सरकार के खालिस्तानी आतंकियों के साथ कनेक्शन पर गंभीर आरोप लगाए। यही है वो जिन्हें भारत ने वापस बुला लिया कि आ जाओ। इन्होंने आरोप लगाया पूर्व हाई कमिश्नर ने कि कनाडा की ट्रूडो सरकार खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा दे रही है और कनाडा की खुफिया एजेंसी के लिए खालिस्तानी आतंकी डीप स्टेट्स यानी कीमती धरोहर हैं। आगे उन्होंने बताया कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी भारत के नहीं हैं, बल्कि कनाडा के नागरिक हैं। ये लोग कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही संजय कुमार वर्मा ने ट्रूडो सरकार को यह नसीहत भी दी कि कनाडा को अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पन्नू जैसे आतंकियों को लेकर कनाडा और अमेरिका दोनों का असली चेहरा सामने आ चुका है। अब भले ही कनाडा और अमेरिका जैसे देश कितना ही पन्नू जैसों को सपोर्ट करते रहे, भारत इन लोगों से अपने तरीके से निपटना जानता है। फिलहाल तो भारत उन लोगों से निपटने की तैयारी कर रहा है जो लोग फर्जी कॉल करके फ्लाइट में बम होने की अफवाहें पिछले कुछ दिनों से फैला रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन ये सब धमकियां अफवाह साबित हो रही।
इन धमकियों से भारत के एविएशन सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब सरकार ने क्लियर कट कह दिया है कि इस तरह की फ्लाइट में बम की अफवाह कोई भी फैलाएगा तो उसकी खैर नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि इस तरह की फर्जी कॉल करके पैनिक क्रिएट करने वालों पर एक्शन होगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर कई मीटिंग्स की गई और यह तय किया गया कि नियमों में संशोधन किए जाएंगे, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भले ही फर्जी कॉल हो, लेकिन किसी भी खतरे को नॉन सीरियस तरीके से डील नहीं कर सकते। 100 से ज्यादा फर्जी कॉल आई जिसमें फ्लाइट में बम होने की बात कही गई, लेकिन ऐसे लोगों की बचकानी हरकतों से पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए नए नियम बनेंगे और कानूनों में संशोधन के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। बम की अफवाह फैलाने वाले पकड़े जाएंगे तो उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उन पर कानूनी एक्शन भी होगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर के मुताबिक इन झूठी धमकियों के बावजूद किसी भी हालत में कोई चांस नहीं लिया जा सकता। एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक्स 10% बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश ही न बचे। यानी भारत अलग अलग फ्रंट पर, नरेंद्र मोदी का जो नया भारत है, अलग अलग फ्रंट पर नई चुनौतियां झेल रहा है। लेकिन इस नए भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह झुकना नहीं जानता, यह पलटकर जवाब देना जानता है। जो लोग सोचते हैं कि वो भारत को इस तरह से घेर लेंगे, भैया बड़ी गलतफहमी में आप। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो चीन है। चीन पिछले कई साल से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की एक और बड़ी जीत देखिए कि चीन को भी लाइन पर आना पड़ा। सीमा विवाद पर कई साल से गर्मी दिखा रहे चीन को भारत ने ठंडा कर दिया। अब चीन इस बात के लिए तैयार हो गया कि बॉर्डर पर तनाव कम हो और सैनिकों की तैनाती कम की जाए। 2020 से सीमा पर चीन और भारत के बीच भयंकर तनाव है और बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती बॉर्डर पर है। इसी पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत और चीन ऐसे समझौते पर पहुंच गए हैं जिससे बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट का रास्ता खुलेगा। यानी अब दोनों देशों के बीच सुलह होगी कि भैया तुम भी सैनिक पीछे करो अपने। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज एक बड़ा ऐलान किया जिसमें कहा गया कि भारत और चीन एलएसी के लिए पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर सहमत हो चुके हैं। कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद यह सहमति बन गई। पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर सहमत होने से आगे डिसएंगेजमेंट और दूसरे मुद्दे भी हल होंगे। बताया जा रहा है कि लद्दाख में देपसांग और डेमचोक जैसे इलाकों को लेकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती कम करने पर सफल बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच यह ब्रेक थ्रू तब हुआ है जब कल से रूस में ब्रिक्स समिट शुरू होने जा रहा है। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रशिया जाएंगे। वहां पर पुतिन भी होंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे। बड़े बड़े नेताओं की इस मीटिंग से पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बड़ी पहल होनी। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इससे माना यह भी जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट में मुलाकात भी कोई संभावना बना रही है। इसके बारे में ना तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ खुलकर बताया, ना ही चीन के विदेश मंत्रालय ने। लेकिन सीमा विवाद के मामले में बातचीत से जो प्रगति हुई है उससे ब्रिक्स समिट से पहले अच्छा माहौल तो बन गया है। और वो लोग जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, चीन आंखें दिखाता है, बॉस ये जो नया भारत है जो सीमा पे डटा रहा, जिसके पास वही रफेल था, जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे खड़ा रहा कि चीन को समझ में आया कि हिले तो गए वाला हिसाब है, और उस रफेल को लाने पे कितना तमाशा हुआ था यहां पे। सोचिए वो रफेल नहीं होता तो आज भारत की ताकत क्या होती। और ये नए भारत ने दिखाया कि आंख मिला के रहेंगे और झुकना तुमको भी पड़ेगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पीएम नेतन्याहू पर अटैक का